तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख रहे थे। फर्स्ट लॉ क्या था बेटा? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सेकंड क्या था? डेफिनाइट प्रोपोर्शन। थर्ड क्या था बेटा? फर्स्ट था लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड क्या था बेटा? चलो लॉ ऑफ डेफिनाइट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और थर्ड क्या था? मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो माइक बंद कर लो। फोर्थ देखें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। माइक बंद कर लो बच्चा लोग। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कहता क्या है बेटा? ठीक है ना, देख लो यहाँ पे, पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन नोट करेंगे। ओहो नहीं, बतिया लो, हंस लो, बाद में पढ़ना। बोल रहे माइक बंद करके रखो बच्चा लोग। हाँ, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता क्या है? ठीक है ना, हाइड्रोजन कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट नहीं, एलिमेंट है, सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ बेटा? सल्फर के साथ। तो बनाता है कंपाउंड H2S। ठीक है ना, हाइड्रोजन अकेला था, सल्फर अकेला, दोनों मिल गए, दोनों मिलके क्या बना ली बेटा? हाइड्रोजन सल्फाइड। वैसे ही यहाँ का हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा? H2O, वाटर। और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो SO2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? SO2। ये लॉ कहता क्या है? जैसे एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, जितना अमाउंट सल्फर से रिएक्ट करेगा उतने ही अमाउंट किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। मतलब जितना लगाव इस सल्फर के साथ है हाइड्रोजन का, उतना ही लगाव ऑक्सीजन के साथ भी होगा। कुछ ऐसा कहता है ये लॉ। ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सल्फर के साथ रिएक्शन किया मतलब बॉन्ड बना के इसके साथ रह रहा है। कितने हाइड्रोजन लगे बेटा? 2। कितना वेट आएगा? 2 ग्राम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कितना क्या बनाया? H2O। हाइड्रोजन कितने लगे? 2। एक हाइड्रोजन का वेट 2 ग्राम। ठीक है बच्चा लोग, तो हाइड्रोजन का सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है ना, और सल्फर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तब हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ भी इतनी लगाव रखेगा जितना ऑक्सीजन के साथ, मतलब उतना ही अमाउंट में सल्फर से रिएक्शन करेगा जितना ऑक्सीजन के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? तो हाइड्रोजन सल्फर को देखा, सल्फर के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया। अब ये दोनों एक दूसरे को जान गए, अरे वो तो हाइड्रोजन मुझसे भी रिएक्शन कर रहा है, ये मुझसे भी रिएक्शन कर रहा है। तो हाइड्रोजन समझदार ना बाबा, दोनों के बीच में लपने में नहीं पड़ना है, दोनों को प्रॉपर जितना यहाँ पे वेट लगाया गया है यहाँ पे भी उतने ही वेट लगाना है। ठीक है ना बेटा, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया बच्चा लोग? यस सर। ठीक है ना, तो वैसे अगर मैं कहना चाहूँ A B से रिएक्शन कर रहा है और A C से भी रिएक्शन कर रहा है, तो अगर B और C एक दूसरे को जानते हैं, मतलब B और C आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो A का यहाँ 2 ग्राम यूज हो रहा है, तो यहाँ पे भी A का कितना ग्राम यूज होगा बेटा? 2 ग्राम। हाँ, नहीं तो फिर पता चले इसको A इसके तरफ ज्यादा ही अट्रैक्टेड है, यहाँ पे 4 ग्राम, तो ये B बुरा मान जाएगा। तो ऐसे ही कुछ है, इसी को क्या बोल दिया गया यहाँ पे? लॉ रेसिप्रोकल, मतलब रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। यस सर। ठीक है ना, अगर अलग भी हुआ ना बेटा तो ये सिंपल रेशियो में होगा। किसमें होगा? सिंपल रेशियो, 1:2, 1:3, 1:4। ठीक है, तो नोट करते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ A, इसे मान ले B, और इसको मान लेता हम लोग C। ऐसा मान ले बच्चा लोग। तो क्या कहता है बेटा? If element A react with B and C, एलिमेंट A और B से रिएक्ट कर रहा है, एंड एलिमेंट्स B and C also
react with each other, ठीक है ना। ए बी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ए सी के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे बी और सी दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है बेटा, देन सेम मास ऑफ ए, इन दोनों का सेम अमाउंट ए का ना, सेम मास ऑफ ए react with B and C, और mass of A present in simple ratio, ठीक है सर ना। वेटिंग चेक करो सर एक बार। क्या बच्चा लो, वेटिंग रूम चेक करना है, रुको चेक कर लो। तो बेटा हमने क्या कहा, ए बी से रिएक्ट कर रहा है, ए सी से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जितना अमाउंट ए का है इधर भी इतना ही होगा, तब जब बी और सी आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे तब। तो इफ एलिमेंट ए रिएक्ट विद बी एंड सी एंड एलिमेंट्स बी एंड सी आल्सो रिएक्ट विद ईच अदर, देन सेम मास ऑफ ए react with B and C, और mass of A present in simple ratio, ठीक है ना बेटा। अगर मान लो किधर एक साइड मास ज्यादा भी है तो सिंपल रेशियो में होंगे 1:2, ठीक है ना, 1:3, 1:4 ऐसा। तो नोट कर लो बेटा, वही एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, इन H2S हाइड्रोजन कितना पार्ट है बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन। इन वाटर हाइड्रोजन कितना बेटा, 2 ग्राम हाइड्रोजन। सल्फर कितना बेटा, 32 ग्राम सल्फर। ऑक्सीजन कितना बेटा, एक ऑक्सीजन तो 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का वेट दोनों में क्या है बेटा, सेम हुआ ना। और किसी का माइक ऑन है बेटा, क्लास में रहते हो तो माइक बंद करके रखा करो बेटा, डिस्टर्ब होता नहीं तो किसी को। यशस्वी सायरे, तो गिवन एग्जांपल में तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बी ए का सी के साथ है, बी और सी आपस में रिलेशन बना रहे हैं, तो ए का सेम अमाउंट बी से रिएक्ट करेगा, सेम अमाउंट सी से रिएक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम है, यहाँ पे भी 2 ग्राम, या फिर होंगे भी तो सिंपल रेशियो में। और ये तो बताया नहीं है किसने दिया था, किसने दिया था बेटा, इट इज given by RIT CHAR teacher। सर गेलिशियस लॉ एवोगैड्रो लॉ के बाद आएगा क्या? आगे पीछे भी पढ़ सकते हैं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो लॉ सर गैसियस लॉ के लिए वही है बेटा, अलग थोड़ी है, ठीक है। गैसियस लॉ यही था ना, या फिर लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यही था।
छाप ले बच्चा लोग। यस सर। तो डिस्कस करें बेटा। Yes, sir. नोट कर लिए सब कोई बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. तो एक चैप्टर है गैसियस लॉ, वहां पे भी डिस्कस होगा ये लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, थोड़ा सा मॉडिफाई होकर डिस्कस होगा, बट वहां पे भी ये लॉ मिलने वाला है, ठीक है ना बेटा? तो चलो डिस्कस करते हैं। कुछ लोग बाहर में हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, it is given by गैलुसॉफ, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं गैलुसॉफ लॉ भी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा? इट इज गिवन बाय गैलुसॉफ। इसको भी पहले समझ लेते हैं, जैसे H2Cl2 और ये प्रोडक्ट बना रहा है HCl, तो 2HCl होगा बेटा। ये गैसियस फॉर्म में, G मतलब गैस, ये भी गैस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में। ये लॉ जो है वो सिर्फ गैसियस रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए बेटा? गैसियस। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना होगा बेटा? 1 1, यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या मान लेंगे बेटा? वॉल्यूम रेशियो का चलो मोल मान लेते हैं पहले। मोल कितना होगा बेटा? 1 1 2। वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 1 1 मोल 2 1 है तो 22.4, रुको रुको रुको, 22.4 22.4। 1 मोल का गैस का वॉल्यूम यही होता है ना बेटा? 2 मोल कितना हो जाएगा? 44.8। मतलब इसका रेशियो निकाला जाएगा तो क्या होगा बेटा? 1:1 1:2। मोल रेशियो आएगा कि नहीं आएगा बेटा? Yes. यस। तो जो गैस है, अगर रिएक्शन गैसियस है तो ये सिंपल रेशियो में ही रहते हैं इनके वॉल्यूम भी, 1:1:2, ठीक है ना बेटा? अगर रिएक्शन गैसियस है इनके वॉल्यूम भी क्या रहेंगे? सिंपल रेशियो में। अगर इनमें रिएक्शन जो मोल है वो भी किस में होंगे बेटा? सिंपल रेशियो में। क्योंकि गैलुसॉफ लॉ अगर गैसियस स्टेट में पढ़ोगे तो उसका मतलब ही होता है मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लॉ गैसियस स्टेट करके या गैसियस स्टेट करके एक चैप्टर मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री 11th में, वहां पे ये लॉ फिर से आएगा, वहां पे ये पढ़ेंगे हम लोग। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या बोल देंगे? मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोल देंगे बेटा इसी को? मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बट यहाँ पे अलग तरीके से बताते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं बेटा? अगर रिएक्शन गैसियस है, रिएक्शन कैसा है? गैसियस, और रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी गैसियस बन रहा है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ध्यान देना मेरी बातों को। रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी गैसियस बन रहा है, ठीक है? तो इनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा सिंपल रेशियो में रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा? हमेशा सिंपल रेशियो में, ठीक है ना? तो क्या कहा हमने बेटा? कोई गैसियस रिएक्शन है, इन गैसियस रिएक्शन, ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? सिर्फ गैसियस। इन गैसियस रिएक्शन इफ reactant are present in gaseous form, reactant are present in gaseous form. In gaseous reaction, if reactant are present in gaseous form and product of the reaction
product of the reaction also present in gaseous form, then volume of gas always present in simple ratio. Volume of gas always present in simple ratio. ठीक है ना बेटा? तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो एक रिएक्टेंट, तो H2 प्लस Cl2 दोनों रिएक्टेंट है बेटा, दोनों किसमें है? प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, जी कर लेता हूं फॉर गैस, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आल्सो प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म। तो अब बना रहा हूं मैं HCl, ये भी किसमें है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन आल्सो प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ये किसमें होगा बेटा? सिंपल रेशियो में। कैसे? यहां पे कुछ नहीं तो 1, या चलो तो वैसे ले लो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2, तो क्या होगा रेशियो बेटा? 1:1:2। इसको मैं प्रूव किया कुछ देर पहले। आगे कुछ नहीं होता तो कितना मोल मानते हो बेटा? कितना मोल मानते हो? 1. 1। तो कितना मोल है? 1 मोल, 1 मोल, 2 मोल। वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 22.4, 44.8। मालूम है ना बेटा 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है, तो इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? 1:1:2. समझ में आया बेटा? तो नोट कर लो, ये था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर है? ऐसी और रिएक्शन देख लो तो बी, वाटर फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या बेटा? H2O2 2H2। इनका वॉल्यूम रेशियो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम रेशियो क्या होगा बोलो बच्चा लोग? 2:1:2। तो ये था लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है ना? तो बोर्ड के लिए काम आने वाला बेटा, JEE नीट में ये वाला लॉ आएगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई होकर लॉ ऑफ, इस समय उसको गेलुसॉक लॉ पढ़ेंगे और उस समय बताऊंगा वॉल्यूम जो है डायरेक्ट उसमें होता है मोल के, ठीक है ना? इससे क्वेश्चन बनते हैं वहां पे, बाकी सब थ्योरी के लिए काम आएगा। जल्दी से छाप लो बेटा। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में वहां पे इसके जगह पे हम लोग एवोगैड्रोस बोलेंगे, ठीक है ना? गेलुसॉक नहीं बोलेंगे, वो मिस्टेक से बोल देते हैं। वहां पे इसी तरह का एक लॉ मिलेगा तुमको, मिलेगा एवोगैड्रोस लॉ। वहां पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, ठीक है ना बेटा? इसलिए मैं उसको वो लिख रहा था। वहां पे गेलुसॉक लॉ दूसरा आएगा, ठीक है ना बेटा? इसको लॉ गेलुसॉक लॉ नहीं बोलते ना, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है ना? आगे बढ़े फिर, ये टॉपिक क्लियर है? Yes, sir. एमयू का कॉन्सेप्ट हमने बता दिया क्लास में बच्चा लोग। Yes, sir. उनको कुछ टॉपिक तुम्हारे क्लास में ना ऊपर नीचे जाता हो गया, कुछ बच्चे लोग लेट से आ रहे थे, कुछ लोग ज्वाइन किया, कुछ लोग नहीं लेट से आए थे, तो एक टॉपिक ऊपर नीचे बहुत हुआ। एक बार देख बताते जाना कौन कौन सा टॉपिक हुआ है कि नहीं हुआ है। एक मेरे ख्याल से बस सिग्निफिकेंट नंबर बस बचेगा, फिर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एटॉमिक मास, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास सबको क्लियर है बेटा? कैसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया जाता है, सबको क्लियर है? Yes, sir. एटॉमिक मास आपको याद रखना है, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मोल पढ़ाए होंगे तो वहां भी बताए होंगे, ठीक है बच्चा लोग? क्लियर है सभी को?
पेज Yes, पलटा रहे हो Yes, बच्चा, sir. माइक बंद Yes, करके sir. रखो। अब आगे पीछे हो गया था, लेकिन यहाँ पे बताना था मास परसेंटेज। हो गया ये टॉपिक। Yes, sir. Yes, sir. एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चुका है ये। Yes, sir. Yes, yes, sir. हाँ ठीक है, चलो हम शुरू से ही बैच में उनसे पूछ रहा हूँ, बीच में जो लोग आ रहे हैं तो एक आध टॉपिक छुट्टा होगा। कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन मास परसेंटेज। हाँ, अब इसके बाद मेन टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। yes, इसके एप्लीकेशन में LR हो चुका है। सेकेंड मोल फ्रैक्शन, सिंबल बनाना, मोलालिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी Normality. हो चुका है ना बेटा। Yes, sir. लॉ ऑफ डाइल्यूशन इसी में है, लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। मतलब ये लो बेटा, पेज पलटा पलटा के आ रहा है आवाज, माइक म्यूट कर लो ना बेटा। और उसके बाद लॉ ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन, मोलैरिटी इक्वल टू समेशन ऑफ mv अपॉन b, नॉर्मेलिटी इक्वल टू समेशन ऑफ nv अपॉन b। हो चुका ना बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट, सॉरी mu कॉन्सेप्ट, एक एटम के मास को निकाल सकते हैं mu से। उसके बाद इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट हो चुका है बेटा। अच्छा, इसमें टॉपिक और चुका था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी टॉपिक हो चुका है ना। Yes, sir. yes, Yes, sir. हाँ, mu कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट मास कॉन्सेप्ट, लिखना मेटल क्लोराइड वाला टॉपिक होगा ना बेटा। मेटल ऑक्साइड, Yes, sir. हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, इसके अंदर 3 मेथड देखते हैं, हाइड्रोजन डिस्प्लेस, क्लोराइड मेथड, ऑक्साइड मेथड। ये टॉपिक हो चुका है बच्चा लोग। yes, sir. ये शायद नहीं हुआ, एवरेज एटॉमिक मास, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ है ना अभी। No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। और एक सिग्निफिकेंट नंबर, ये बच्चा का फिजिक्स में पढ़े हो गए ऐसे सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है ना बच्चा लोग। Yes, sir. चलो अब डिस्कस करते हैं। मोल के अंदर कैलकुलेशन ऑफ मोल का तो फॉर्मूला बताया ही होगा। तो किसी के यहाँ तक कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ, क्योंकि आप अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं बेटा। और संडे टेस्ट में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सर HCl गैस है क्या? नहीं बेटा, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। लिक्विड में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है। जैसे पानी, पानी को हीट करोगे तो गैस बन जाता है कि नहीं, वेपराइज होता है ना बेटा। तो ऐसा तो नहीं पानी को गर्म किए वेपराइज हो वो पानी नहीं रहेगा, रहेगा बट वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है ना। यस सर। वैसे HCl लिक्विड भी रह सकता हो, गैस, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है उसका फेज क्या होगा, ठीक है। यस सर। नोट करो, AAM एवरेज एटॉमिक मास। देखो ये टॉपिक किस लिए पढ़ा जाता है कि तो हमको जो क्या बेटा, Avogadro's law. Law. एवोगैड्रोस लॉ को अपना सीधा गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वही है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। यही रिलेशन आएगा वहां पे भी। वो गलती से आ गया था क्योंकि यही टॉपिक पढ़ाना था और गैसेस स्टेट वाला कॉन्सेप्ट घूमते रहते हैं, इसलिए वहां पे नोट कर लिया था।
एवोगैड्रोस कॉन्सेप्ट हो चुका है, मतलब वही मोल, ठीक है ना बेटा। तो वापस आ जाओ, एवरेज एटॉमिक मास AAM, ठीक है बच्चा लोग। तो होता क्या है, अभी तुम लोगों को पढ़ते पढ़ते पता चल गया कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से बेटा? आइसोटोप ऑफ कार्बन, कौन कौन से आइसोटोप हैं जी? कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं बेटा। C12, C14, हाँ, C12, C13 और C14, 14. ठीक है ना। नेचर में ये तीनों मिलेंगे, ठीक है ना। कार्बन 12 सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, इससे प्रोडक्ट टेबल में जो कार्बन है उसका एटॉमिक मास क्या रहता है? 12, ठीक है बच्चा लोग। ये तीनों कार्बन मिलेंगे और तीनों का इसका एटॉमिक मास एटॉमिक मास 12, इसका एटॉमिक मास 13 और इसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? 14. 14, ठीक है ना। तो हम लोग जो कार्बन का वेट देखते हैं 12 ग्राम लिखते हैं, ठीक है ना बेटा, तो वो C12 का होता है। बट कई बार देखा करो वेट फ्रैक्शन में आता है, 12.012, 12.3, ऐसा कुछ आता है कि नहीं आता बेटा? Yes, sir. तो इनका एब्यूडेंस मतलब इनका जो परसेंटेज है एनवायरनमेंट में कम ज्यादा होता है। एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा परसेंटेज वाला कार्बन मिलता है बेटा? C12. C12. C12 ग्राम। और C13 और C14 इनका परसेंटेज कम होता है, तो इनको बोलते हैं आइसोटोप परसेंटेज। क्या परसेंटेज बोलते हैं बेटा? आइसोटोप Isotope परसेंटेज। में इसको याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है ना। और उसके थ्रू तो अब देखो कार्बन 12 के लिए 12 ग्राम लेंगे, कार्बन 13 के लिए 13 ग्राम, कार्बन 14 के लिए 14 ग्राम। लेकिन अगर मैं सिर्फ कार्बन बोलता हूँ, कार्बन का एटॉमिक मास बोलता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करता हूँ, तो ये जो एटॉमिक मास है 12, 13, 14 इन तीनों के रेस्पेक्ट में निकलता है। इसके रेस्पेक्ट में निकलेगा बेटा कार्बन 12, 13, 14, किसी एक को बेस मान के नहीं कि 12 है तो चलो 12 ग्राम लिख दिए, ये गलत। 13 है तो 13 लिख दिए, गलत। 14 है तो 14 लिख दिए, गलत। इन तीनों के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो इनका आइसोटोप परसेंटेज दिया होगा ना, तो उसी से वेट निकलेगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे? एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज एटॉमिक मास। तो किसका निकाला जाएगा एवरेज एटॉमिक मास? जो आइसोटोप फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं बेटा? आइसोटोप फॉर्म में। वैसे ऑक्सीजन में भी एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। क्या ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं? 16 और 18 होते हैं कि नहीं होते बेटा? Yes. तो इसका फॉर्मूला देख लो बच्चा लोग, क्वेश्चन दिख नहीं रहा अभी मुझे, इसको पहले फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। कार्बन का ही देख लेते हैं, नेट में सर्च कर लेते हैं कितना परसेंटेज है, क्वेश्चन बन जाएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो वैल्यू है समेशन होता है बेटा आइसोटोप परसेंटेज एंड एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। या आइसोटोप परसेंटेज बोलोगे तो 100 ही आएगा बेटा, आइसोटोप का परसेंटेज निकालोगे तो। ये होता है फॉर्मूला एम का। बेटा कौन कॉपी उपी पेज पलटा रहा है यार, बड़ा देर से इरिटेट कर रहा है। बेटा बंद कर लो ना माइक, बच्चा तुम्हारी वजह से सबको दिक्कत होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोपिक एलिमेंट के लिए निकाला जाएगा, ठीक ना बच्चा लोग। देख लेते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, नोट करो तब तक क्वेश्चन हम खोज रहे हैं।
इसमें देख लेते हैं सबसे बढ़िया। परसेंटेज कहाँ है क्वेश्चन? चलो रेंडमली एक क्वेश्चन अपने मन से बना हुआ है एक्स वाला, और एक क्वेश्चन और कहीं मिल जाए इस तरह से, तो नोट करना। एन एलिमेंट एक्स हैज अ फॉलोइंग आइसोटोप कंपोजिशन 299 298। एन एलिमेंट एक्स having आइसोटोपिक परसेंटेज, तो इसके 3 आइसोटोप हैं, ठीक है ना बेटा? एक 200, एक 199 और एक 202। 299 202 98 2%, ठीक है ना बेटा? अब पूछा है इसका द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स। The weighted atomic mass of occurring element closest to the weighted atomic mass of neutrally occurring element closest to option A से D। तो कितना कितना है बेटा? 201 202 199 200 201 202 किसके क्लोज है बताना है, सब में एम में। ठीक है बेटा? तो आइसोटोप है, इन तीनों आइसोटोप के रिस्पेक्ट में क्या मास होगा एक्स का, ये बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? एवरेज एटॉमिक मास एम इक्वल टू समेशन ऑफ आइसोटोप परसेंटेज इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय क्या करना बच्चा? आइसोटोप परसेंटेज। तो बेटा आइसोटोप कितना है परसेंटेज का? 90% का एक है, प्लस 8% का एक है, प्लस 2% का एक है। इसका एटॉमिक मास कितना है 90 वाले का बेटा? नाइन्टी वाले का एटॉमिक मास कितना बच्चा लोग? 100 200 200 200 200। इसका 199 और इसका 199 202। अब टोटल कितना होगा? 90 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 100। ये आएगा 199.96, मतलब अप्रॉक्स 200 ml। तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कैसे फाइंड आउट करना है? यस सर Yes, sir. तो कर लोगे क्वेश्चन सॉल्व बच्चा लोग? हाँ सर नोट करो,
लेवल 1 में लास्ट में देखो बच्चा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं H2O2 में। हाइड्रोजन 5.93% हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड H2O। तो एक का मास कांस्टेंट है, एक दूसरे का मास चेंज हो रहा है। ये किस में आता है बेटा? कंपाउंड है H2O2 और H2O, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन का मास सेम है, ऑक्सीजन का मास अलग अलग है। एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट, बाकी का सब चेंज, और भी सिंपल रेशियो में। तो कौन सा है? Law of multiple proportions. Law of multiple proportion. वेरी गुड, हाँ सही है। 46 में एक वाटर सैंपल टेकन फ्रॉम सी, मतलब मैंने बोला था बेटा पानी कहीं से उठा लो, अपने घर का, पड़ोसी के घर का, चाइना से जाके पाकिस्तान से पाकिस्तान मत जाना, ठीक है। चाइना भी मत जाना बोला था, चाइना में मिलावट होता है, ठीक है। कहीं का भी वाटर अगर ले लो तो उसमें वाटर का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। ये कौन से लॉ को डिनोट करता है? Definite proportion. Definite Definite proportion. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है बेटा? ए का कंपाउंड बी से भी रिएक्ट करेगा और सी से भी रिएक्ट करेगा, तो ए के दो कंपाउंड होने चाहिए। देखो तो कौन सा ऑप्शन है 47 में? ए ऑप्शन होगा नहीं, सब में एक जैसे ही कंपाउंड है, तो ए ऑप्शन होगा क्या? यस सर। नहीं होगा ना जी, तीनों में एक ही जैसा कंपाउंड है बेटा। सी वाला सर। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सी वाला देख लो बेटा। हाँ सी वाला भी, हाँ सी वाला होगा बेटा। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, सल्फर से रिएक्ट किया, और सल्फर ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो SO2 CO2 और CH2 बनेगा, ठीक है बच्चा लोग। Yes sir. फास्फोरस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फास्फोरस से नहीं, एक ही कंपाउंड दो। ऑप्शन सी, ये तो ऐसे सोलर। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है बेटा? देखो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये सही है? एक CO और एक CO2, Yes sir. एक का मास फिक्स है। हाँ पहला ही आंसर आ गया ना यार। 49 किस पे नहीं अप्लाई होता लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बेटा? Nuclear reaction. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ बेटा। मास वाज टू होल्ड 20.8 ग्राम BaCl2 ऑन रिएक्शन, किससे कह रहे बेटा? 9.8 ग्राम H2SO4 और प्रोड्यूस हुआ है HCl, तो BaSO4 कितना बनेगा बता सकते हो बेटा? क्वेश्चन नंबर 50 लेवल 1 क्या है? लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 50 बेटा इधर ही देख लेते हैं। BaCl2 रिएक्शन हो रहा है H2SO4 से, तो क्या बनेगा बेटा? BaSO4। रिएक्शन बनाने आपको आना चाहिए बेटा, और साथ में सर बी वाला है। HCl। तो इसका वेट दिया है 20.8 ग्राम, इसका 9.8 ग्राम। HCl कितना बन रहा है बेटा? 7.3। 7.3 ग्राम, तो बन जाएगा बेटा। यस B वाला था। रिएक्टेंट का वेट और प्रोडक्ट का वेट दोनों सेम होता है, B ठीक है ना था बेटा? 23.3 ग्राम। एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो बन जाएगा सभी इस टाइप का क्वेश्चन। तो लॉ Yes, ऑफ sir. मास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है बच्चा लोग। अब एक Yes, छोटा sir. सा टॉपिक बचेगा इस चैप्टर में, सिग्निफिकेंट नंबर, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा? ऐसा फिजिक्स में पढ़े भी हो, पढ़े हो ना बेटा फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर्स? नहीं पढ़े हो? सर बाद में पढ़ाने वाला। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। बाय सभी को बच्चा लोग। बाय सर। Bye, sir. बाय बेटा, बाय सर। बाय बच्चा Bye, लोग।